नमस्कार दोस्तों, मैं के.एम. गुप्ता आप सभी व्यूअर्स का अपने इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले 3 वीडियो से हम ग्रामर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज आपके साथ शेयर कर रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसके अंतर्गत हम आपको 3 वीडियो डिलीवर कर चुके हैं और उनमें टोटल 6 रूल हम आपको पढ़ा चुके हैं। आज इस सीरीज का 4th वीडियो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, जिसमें हम 7th नंबर रूल से शुरुआत करेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक महत्वपूर्ण सूचना डिलीवर करना चाहता हूं, जो आपके हित में है और आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी और कुछ उससे पहले के वीडियो में भी आपसे जिक्र किया था कि हमने अपने इंस्टीट्यूट के लिए एक मोबाइल ऐप डेवलप किया है, जिसको हमने गूगल प्ले स्टोर पे अपना लॉन्च कर दिया है। अब आप उस ऐप को वहाँ से जाके, मोटिवेशन के नाम से वो ऐप मौजूद है, उसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो आप उस ऐप को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें डिफरेंट टाइप के कोर्सेज़ हैं। जैसे एक हमारा जनरल इंग्लिश के लिए कोर्स है, जो हम पूरा अपना सिलेबस कवर करते हैं जिससे हर एग्ज़ाम का। एक हमारा स्टेनोग्राफर के लिए, स्टेट गवर्नमेंट का जो स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम है उसके लिए है। एक CGL और CPO मेंस के एग्ज़ाम के लिए है। तो कुछ डिफरेंट टाइप के कोर्सेज़ हैं जो वहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर आप उन्हें क्लासरूम की तरह ही पढ़ना चाहते हैं तो वो ऐप डाउनलोड करके आप उन्हें ऑनलाइन खरीद सकते हैं या अपने किसी परिचित को रेफ़र कर सकते हैं, जिससे वो ऐप डाउनलोड करके, और वहाँ पे ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट का ऑप्शन है, और वो करने के बाद वो ऐप से कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। ये चीज़ें आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती हैं अगर आपका इरादा किसी एग्ज़ाम में बैठने का है और आप एग्ज़ाम के हिसाब से ही तैयारी करना चाहते हैं। हमारा ये जो चैनल का सिलसिला है यूट्यूब पे, जो हम आपको वीडियो डिलीवर कर रहे हैं, ये लगातार चलता रहेगा, और इसको एक ऑर्गेनाइज तरीके से बनाने के लिए हमने वो ऐप अपना डेवलप किया है, जिससे आप उसका फ़ायदा उठा सकें। अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की शुरुआत करेंगे हम 7 नंबर वाले रूल से, जिसका नाम है वर्ब्स ऑफ कंजक्शंस। आगे चल के ग्रामर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ोगे जिसका नाम कंजक्शन होता है। इस चैप्टर में आपको ये 4 चीज़ों का उपयोग करना व्यापक तरीके से सिखाया जाएगा। यहाँ पे हम इनका उपयोग करना सीख रहे हैं सेंटेंस के सब्जेक्ट बनाने के लिए। कैसे बनता है सब्जेक्ट? इन चारों में से किसी भी समूह का इस्तेमाल एग्जामिनर कर लेगा। कैसे करेगा? कि समूह के दोनों शब्दों के साथ 2 अलग अलग नाउन जोड़ देगा। अब ये दोनों नाउन सिंगुलर भी हो सकती हैं, दोनों प्लूरल भी हो सकती हैं, एक सिंगुलर एक प्लूरल हो सकती है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपका दिमाग भ्रमित होगा क्रिया कैसे लगाएं। तो इसकी बहुत शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको कि जो भी नाउन सेकंड वर्ड के साथ अटैच है, अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर क्रिया लगा दें, और प्लूरल है तो प्लूरल। जैसे यहाँ पे मान लो सिंगुलर वर्ब है तो ओवरऑल सिंगुलर हो जाएगी क्रिया, प्लूरल है तो प्लूरल। अब जैसे इस एग्जाम्पल को लेते हैं, ये कह रहा है नाइदर फूड नॉट वाटर वर अवेलेबल इन द होटल। तो यहाँ पे ये पहला नाउन है पहले शब्द के साथ, ये दूसरा नाउन है दूसरे शब्द के साथ। तो क्रिया कैसे लगाएंगे इसके हिसाब से। तो ये गलत है, ये सिंगुलर है, तो यहाँ वर्ग के स्थान पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे वाज। तो इस तरीके से इस रूल का पहला एग्जाम्पल हमने आपके सामने डिलीवर कर दिया। अभी 2 और एग्जाम्पल मैं आपके सामने पेश करूंगा, तब हमारा ये रूल कंप्लीट होगा। लेट्स सी। तो दोस्तों, इस रूल का एक एग्जाम्पल तो अभी मैंने डिस्प्ले किया था आपके सामने। अब 2 और महत्वपूर्ण एग्जाम्पल आपको दे देते हैं, जिससे रूल अच्छी तरह समझ में आ जाए। अगला एग्जाम्पल है, आइदर प्रिंसिपल और एनी स्टाफ मेंबर आर गोइंग टू वेलकम चीफ गेस्ट एट रेलवे स्टेशन। 5वां ऑप्शन है नो एरर। तो इसमें कैसे उत्तर देंगे? ये पहला नाउन हो गया, ये दूसरा नाउन हो गया, इसके हिसाब से क्रिया लगेगी। ये गलत है, यहाँ आर के स्थान पे क्या आ जाएगा? इसमें आए, यहाँ पे नॉट ओनली इंडिया, ये पहला नाउन, बट आल्सो मैनी डेवलपिंग कंट्रीज, ये कौन सा नाउन हो गया? सेकंड। तो ये गलत है, यहाँ हैज के स्थान पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे है। तो इस तरीके से मेन मुद्दा यही है कि दोनों अलग अलग तरीके के नाउन हैं, दोनों के हिसाब से क्रिया लगाएं। और क्रिया कैसे लगाएं ये मैंने आपको बता दिया। जो भी सेकंड वर्ड के साथ नाउन अटैच है उसको देखते हुए हमें वाक्य में क्रिया लगानी है। तो यहाँ पे ये 7 नंबर वाला रूल हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले रूल की ओर। लेट्स सी। तो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले रूल की ओर, सिंटैक्स का नेक्स्ट रूल। R8 नंबर पे हम पढ़ने जा रहे हैं। यूँ माने 8th रूल है आपके लिए, और बहुत ही अच्छा रूल है। पिछले वीडियो में ध्यान होगा आपको, मैंने एक रूल बताया था मैनी तथा मैनी A/N में अंतर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो तुरंत देख लें,
वो वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में मौजूद है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, और आप डायरेक्टली चैनल को असेस करेंगे तो वहाँ भी है। कंटिन्यूएशन बना के पढ़ें। मेन मुद्दा यही है कि अगर आप चीज़ों को कंटिन्यू में पढ़ोगे तो पिछला जो हिस्सा है वो आपको समझ में आ गया, तो अब आगे चीज़ को ढंग से समझ सकोगे। तो ये जो रूल है ये कुछ वैसा ही है। अगर आप ध्यान से देखें तो 1, 2, 3 और 4, ये चौथा वर्ड है। 1, 2, 3 और 4, 4 शब्दों से मिला हुआ है। इसमें आप देखें लिखने का क्या तरीका है। मोर देन वन एक साथ लिखा गया है, फिर नाउन जोड़ा गया है। ऐसे नाउन जोड़ते हैं तो ये सिंगुलर होता है। दूसरे केस में मोर देन वन के 2 टुकड़े किए गए हैं, बीच में नाउन जोड़ा गया है जो प्लूरल है। अब अगर ऐसे सब्जेक्ट बने तो क्रिया क्या लगेगी, और ऐसे सब्जेक्ट बने तो क्रिया क्या लगेगी। तो ये ध्यान रखें, इसमें 2 तरीके हैं याद रखने के। एक तो ऐसे याद रख सकते हो कि जैसी नाउन वैसी क्रिया। इसमें सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब, इसमें प्लूरल है तो प्लूरल। हो सकता है एग्जाम में आप नाउन ही जाके भूल जाओ। तो ऐसी स्थिति में ये ध्यान रखें कि अगर मोर देन वन पूरा आ रहा है उसके बाद नाउन है, और इस स्थिति में टुकड़े किए गए हैं, तो इसको याद रखने की सबसे बेहतर ट्रिक है कि जहाँ मोर देन वन एक साथ दिख जाए वहाँ सिंगुलर वर्ब लगानी है, और जहाँ मोर देन वन के 2 टुकड़े हो जाए वहाँ क्रिया लगेगी कैसी फॉर्म में, प्लूरल। जैसे आप यहाँ देखें, इसका एक एग्जाम्पल इसके लिए लिया, इसका मैं बाद में दूंगा एग्जाम्पल। यहाँ लिख रहा है क्या, मोर देन वन कैंडिडेट। ये आपका फॉर्मेट इस तरीके का हो गया, नाउन सिंगुलर है। वर फाउंड विदाउट एडमिट कार्ड इन द एग्जाम। अब हमें क्या करना है, हमें तो बस इतना याद रखना है कि एक साथ आ रहा है तो ये क्रिया गलत है, यहाँ प्लूरल क्रिया नहीं आएगी। कैसी क्रिया आएगी, सिंगुलर। ये आपका आंसर हो गया। वर की जगह क्या आ जाएगा, वाज। अब हम आते हैं इसके अगले एग्जाम्पल पे। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, लेट्स सी। तो दोस्तों अब इस रूल का अगला एग्जाम्पल आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। यहाँ पे मोर देन वन के 2 टुकड़े हैं और नाउन बीच में आ रही है। तो ऐसी स्थिति में जो क्रिया आएगी, आपको मैंने बताया क्रिया कैसी फॉर्म में होनी चाहिए, प्लूरल। तो यहाँ एक ही ऑप्शन है प्लूरल वाला। राइट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, डी। ये क्वेश्चन एसएससी के सीपीयू एग्जाम में आया हुआ है। तो आपने इस रूल में 2 हिस्से पढ़े कि अगर मोर देन वन एक साथ आए और उसके बाद नाउन जोड़ा गया है तो सिंगुलर वर्ब लगा दो, और अगर मोर देन वन के 2 टुकड़े हैं और नाउन बीच में आ जाए वो प्लूरल होगी, तो क्रिया कैसी फॉर्म में आ जाएगी, प्लूरल। अब हम यहाँ पे 8 रूल कंप्लीट कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले रूल की ओर, नेक्स्ट नंबर रूल। लेट्स। तो दोस्तों अब हम इस चैप्टर के अगले रूल की ओर आगे बढ़ते हैं। 9th नंबर R9 रूल जो है बहुत सिंपल और बहुत ही अच्छा रूल है एग्जाम के लिए। ये कहता है ए नंबर एवं दा नंबर में अंतर। क्या मतलब है इसका, कि अगर वाक्य का सब्जेक्ट इन दोनों में से किसी एक समूह से चालू हो, ये है ए नंबर और ये है दा नंबर, अंतर क्या है इनके बीच में। जैसे मान लो कोई टीचर है, डेली अपनी क्लास में अटेंडेंस रजिस्टर लेकर जाते हैं और अपनी क्लास की उन्हें स्ट्रेंथ पता है। एक दिन वो अटेंडेंस लेके अपनी क्लास में गए तो बहुत सारी चेयर खाली दिखी, तो उन्होंने अनुमानतः बोल दिया कि आज तो बहुत सारे स्टूडेंट एब्सेंट लग रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो संख्या फिक्स नहीं है, उसे हम हमेशा किससे व्यक्त करेंगे, ए नंबर। अगर ऐसा है तो क्रिया प्लूरल लगेगी, क्योंकि ए नंबर कभी निश्चित संख्या को व्यक्त नहीं करता। अब मान लो टीचर अटेंडेंस रजिस्टर में अटेंडेंस ले लें तो उन्हें एग्जैक्ट नंबर पता लग जाएगा कि कितने प्रेजेंट हैं और कितने एब्सेंट हैं, इसलिए उसे फिक्स नंबर मानते हैं और उसे किससे व्यक्त करते हैं, दा नंबर। इसलिए इसके साथ क्रिया कैसी लगती है, सिंगुलर। तो इसका ध्यान रखिए कि ए नंबर हमेशा एक प्लूरल वर्ब को रिप्रेजेंट करेगा और दा नंबर हमेशा एक सिंगुलर वर्ब को क्या करेगा, रिप्रेजेंट। तो आप ये देख लेना, ए नंबर से चालू हो तो वर्ब को प्लूरल फॉर्म में रखना है, दा नंबर से चालू होगा तो वर्ब को कैसी फॉर्म में रखना है, सिंगुलर। जैसे मैं इसका पहला एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ए नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर इन डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम एवरी ईयर। अब हमें तो बस इतना देखना है कि ए नंबर से चालू हुआ है, तो इसका करेक्शन करेंगे। तो ये गलत है, यहाँ अपीयर्स के स्थान पे क्या जाएगा, अपीयर। अब इसकी बात करें, यहाँ दा नंबर से चालू हो रहा है, तो यहाँ पे आपने आर देखा। अब ये आर गलत है क्योंकि इसके लिए क्रिया कैसी आएगी, सिंगुलर। तो यहाँ आर की जगह राइट आंसर क्या आ जाएगा, इस। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, ए नंबर ऑलवेज कैरीज प्लूरल वर्ब एंड द नंबर ऑलवेज कैरीज सिंगुलर वर्ब। तो ये डिफरेंट टाइप के मॉड्यूल थे जो इन 2 एग्जाम्पल में हमें देखने को मिले। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले रूल की ओर। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले रूल की ओर। एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कंफ्यूजिंग रूल है, मतलब ऐसी चीज़ जिसमें आप ना चाहकर भी गलती कर देंगे। तो इस रूल को बड़ा ध्यान से समझिए। मान लो सपोज करो ये 3, मैं अभी रूल को छोड़ देता हूँ, 3 एग्जाम्पल आपके सामने आते हैं।
हम जब अपनी ऑफलाइन क्लासेस में बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो वहाँ पे जब हम इनके आंसर पूछते हैं तो हमेशा इनके आंसर गलत मिलते हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पे सारी जो नाउन है वो प्लूरल है। हम पूछेंगे भाई ये दो ऑप्शन दे रखे हैं मैंने ब्रैकेट में, क्या लगेगा? तो यहाँ के लिए बच्चा वर्ब बोल देगा, या आर बोल देगा, या हैव बीन बोल देगा, क्योंकि फिक्स है कि उसका दिमाग काम करेगा, क्योंकि नाउन प्लूरल है। और जनरली ऐसा होता है कि यहाँ प्लूरल क्रिया ही लगती है ऐसे केस में। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 10 किलोमीटर्स, तो यहाँ पे एक अलग चीज़ बनती है। अब मैंने लिख दिया 10 किलोग्राम, तो भी एक अलग चीज़ बनेगी। और मैं लिख दूँ एक 10 स्टूडेंट, दैट इज़ ए डिफरेंट पार्ट। तो यहाँ पे ये 3 जो सेंटेंस हमने बनाए ना, सब्जेक्ट इनका जो है वो एक स्पेशल तरीके से डिज़ाइन हुआ है। आप मैथ या साइंस में कोई भी चीज़ पढ़ेंगे तो उस चीज़ को हम यूनिट में व्यक्त करते हैं। जैसे सपोज करो टाइम, हम कोई मैथमेटिक्स का क्वेश्चन कर रहे हैं और हमें वहाँ पे टाइम पता करना है और डिस्टेंस हमको दे रखा है। तो ऐसी स्थिति में मान लो डिस्टेंस जो दे रखा है वो खाली मैं 20 लिख दूँ, तो क्या ये डिस्टेंस है? कभी नहीं, क्योंकि जब तक मैं इसके साथ 20 मीटर, किलोमीटर या इसकी जो और भी यूनिट होती है वो नहीं जोड़ूंगा तो आपको पता नहीं लगेगा कि ये डिस्टेंस है। सपोज करो मुझे टाइम देना है और डिस्टेंस पता करनी है, तो मैंने 20 लिख दिया, तो ये कोई टाइम नहीं होगा। ये टाइम जब होगा जब हम सेकंड, मिनट्स या इसके साथ क्या जोड़ें, आवर्स। मान लो औसत यानी एवरेज का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और एग्जामिनर आपको औसत वजन देता है। अब मान लीजिए वो औसत वजन में केवल 20 लिख के छोड़ दूं तो भी क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि इसके साथ ग्राम, किलोग्राम ऐसी चीज़ें आपको जोड़नी पड़ेंगी, तब हमें पता लगेगा ये वजन है। तो मैंने आपके सामने जो चीज़ बताई है उसमें एक खास तथ्य छुपा हुआ है कि अगर वाक्य का सब्जेक्ट किसी भी यूनिट क्या हो सकती है, जैसे टाइम, डिस्टेंस, वेट, अमाउंट, टेम्परेचर, ये यूनिट है। अगर इनको नापे, जैसे अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो 10 मिनट्स यानी किसको नाप रहा है? डिस्टेंस। आगे चले हमने देखा 10 माइल्स, तो सॉरी ये टाइम को मेजर कर रहा है, ये यहाँ पे डिस्टेंस को मेजर कर रहा है, और ये यहाँ पे किसको मेजर कर रहा है? अमाउंट। तो ये 3 चीज़ें हैं, ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है, ये डिस्टेंस और ये अमाउंट को। अगर ऐसे सब्जेक्ट बनाया गया है तो हमेशा याद रखिए यूनिट हमारा सब्जेक्ट होती है, और यूनिट हमेशा कैसी फॉर्म में रहती है? सिंगुलर। तो यहाँ वाज आ जाएगा, यहाँ पे इज़ आ जाएगा, और यहाँ पे हम किसका इस्तेमाल कर देंगे? हैज़ बीन। तो यदि वाक्य का सब्जेक्ट किसी भी यूनिट को नापने के काम आ रहा है, जैसे टाइम है, डिस्टेंस है, वेट है, अमाउंट है या टेम्परेचर है, तो आप इस तरीके से बनाए गए सब्जेक्ट की जो क्रिया लगाएंगे वो क्रिया कैसी फॉर्म में रहेगी? सिंगुलर। जैसे यहाँ 10 मिनट्स देखा, ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मान लो मैं यहाँ कुछ और लिख दूँ, जैसे मैं लिख दूँ 10 स्टूडेंट, तब इसका रोल नहीं है, फिर क्रिया प्लूरल लगेगी। यूनिट दिखे तो ही आप क्रिया कैसी लगा सकते हैं? सिंगुलर फॉर्म में। तो मेन मुद्दा ये था कि कोई भी यूनिट को शो करने के लिए बनाया गया सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर फॉर्म में रहेगा, और इस तरीके से जो सब्जेक्ट बनते हैं, अब जैसे मान लो मैं इसके साथ बनाना चाहूँ, मैंने लिख दिया 42 डिग्री सेल्सियस, और मान लीजिए ये 2 क्रिया आ रही हैं, तो आपको क्या चुनना है? सेल्सियस तो प्लूरल है, पर वहाँ पे वाज और वर्ब में से केवल हम किसका सिलेक्शन करेंगे? वाज का। तो इस तरीके से इस चैप्टर में ये यहाँ तक हमने पढ़ा। ये हमारे ग्रुप का पूरा कंप्लीट आपको मैंने इलस्ट्रेशन कर दिया। जितने भी रूल्स हो सकते हैं बड़े से बड़े मैंने आपके सामने डिस्प्ले कर दिए। आपका अब ये मॉड्यूल यहाँ समाप्त हो जाता है, ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो रहा है। आपको हमारे ये रूल और ये चैप्टर कैसा लगा, इसके बारे में आप अपनी राय ज़रूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर। और दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, जिससे हमें एक इनकरेजमेंट मिले। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण सीरीज़ थी जिसका आज समापन हो रहा है। आगे अगले वीडियो में हम आपसे ग्रामर के एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए, और आज हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।